नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय व्यवसाय अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं। विस्तार से हम अध्याय पढ़ चुके हैं। पाठ नंबर 7 जो कि निर्देशन के बारे में है, आज हम उस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तथा बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो हम मोटे तौर पर निष्कर्ष तौर पर सारांशता देखते हैं कि निर्देशन से तात्पर्य क्या होता है। संगठन के प्रबंधन के संदर्भ में देखा जाए तो निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने से, मार्गदर्शन देने से, परामर्श देने से, सलाह मशवरा देने से और कुशल नेतृत्व प्रदान करने से इस प्रक्रिया से संबंधित होता है जिसका उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करता है। निर्देशन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है और निर्देशन सदा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। अर्थात जो भी डायरेक्शंस दी जाती हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, वो सदैव उच्च अधिकारी से अधीनस्थों को दिए जाते हैं। ये होता है निर्देशन और निर्देशन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं पर्यवेक्षण के बारे में। निर्देशन का ही एक अन्य तत्व है, उसके अंतर्गत प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। उसको सुपरवाइज करना होता है कि वो वाकई काम ठीक ठाक कर भी रहे हैं या नहीं। इस अर्थ में देखा जाए तो पर्यवेक्षण को हम एक प्रक्रिया के तौर पर समझ सकते हैं जो कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन से संबंधित होती है। इसका अर्थ है कि अधीनस्थों के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना कि संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो रहा है, लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं हो रही। तत्पश्चात आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी को प्रेरित करना, किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी क्रिया को प्रेरित या प्रभावित करने से होता है, जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक वांछित रूप से कार्य करने के लिए तत्पर करती है। हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोगों को उनके वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक अथवा उनके निष्क्रिय दृष्टिकोण को संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सकारात्मक रूपांतरण में भी सहायक सिद्ध होती है। अभिप्रेरणा से अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। संगठन में लोगों की अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। ये लोगों को नए परिवर्तनों को स्वीकार करने में, नए परिवर्तनों को लाने में, उनका आरंभ करने में भी सहायक सिद्ध होती है। उसके बाद हमने देखा था नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया होती है जो उन्हें स्वयं ही संगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है, कंपटीशन के लिए तैयार करती है। आज का युग आपको पता है बच्चों, प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता होती है, गला काट प्रतियोगिता होती है। हर व्यक्ति दौड़ में आगे से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे व्यक्ति की नीचे खींचकर, उसकी टांग खींचकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है। इसी को कहते हैं कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धा। तो नेतृत्व ये संकेत करता है कि किसी व्यक्ति की उस योग्यता को जो कि अनुयायियों के मध्य अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखे, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयासों हेतु अपना योगदान देने में सहायक बने। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक अच्छे नेता के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति तो नेता नहीं बन सकता, कुछ एक व्यक्ति ही नेता बनते हैं। तो उन अच्छे नेता की विशेषताओं में मुख्य आती हैं शारीरिक विशेषताएं, उसका ज्ञान, उसकी सत्यनिष्ठा कितनी है, वो कितना ईमानदार है, संप्रेषण कौशल कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो दूसरों को अपनी बातों से किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, उसकी बातें कितने लोग तन्मन्यता से सुनते हैं, ध्यान देते हैं उसकी बातों पर,
विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार कर सकता है, उसका आत्मविश्वास कैसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आत्मविश्वास की। अगर वो खुद ही आत्मविश्वासी नहीं होगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं होगा, उसके अंदर हीन भावना होगी, तो वो दूसरों को कैसे आत्मविश्वास से भरपूर कर पाएगा। निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना है। तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं कई बार किसी सिचुएशन को देखते हुए। सामाजिक कौशल होना चाहिए उसके अंदर। नेतृत्व की 3 शैलियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, लोकतांत्रिक या सत्तावादी शैली। इसके अंतर्गत नेता आदेश देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उसके अधीनस्थ उन आदेशों को पालन किया जा रहा है, उसके अधीनस्थ उन आदेशों का पालन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। सहभागिता या लोकतांत्रिक नेता निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को भी सम्मिलित करता है और अपने अधीनस्थों के परामर्श से उनसे सलाह मशवरा करके निर्णय लेता है। संप्रेषण के अंतर्गत संचार माध्यम आता है जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपसी समझ का आदान प्रदान किया जाता है। संचार प्रक्रिया के तहत वे साधन जैसे एनकोडिंग, डिकोडिंग और प्रतिपुष्टि इत्यादि शामिल होते हैं। एक संगठन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संप्रेषण साथ साथ चलते हैं। अब हम देखते हैं औपचारिक संचार के माध्यमों के बारे में। औपचारिक संचार में दफ्तरी संचार के तौर पर आदेश आते हैं, मेमो आते हैं जो कि इशू किए जाते हैं अधीनस्थों को, अपील आ सकती है, नोट होते हैं, सर्कुलर्स जारी किए जाते हैं, एजेंडा होता है, किसी भी मीटिंग से पहले उसका एजेंडा बनता है कि इस मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये आधिकारिक और औपचारिक नहीं बल्कि स्वतः होते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये प्राय बड़ी तेजी से फैलते हैं। क्या क्या? जैसे अनौपचारिक संचार माध्यम जैसे अफवाहें, फुसफुसाहट, एक दूसरे से मर्मरिंग करना, कुछ धीमे से अस्पष्ट अस्फुट वर्ड्स को बोलना जो कि क्लियर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या कह रहा है। अधिकतर संगठनों में प्रभावी संप्रेषण में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं। इनके अंतर्गत संगठनिक बाधाएं, भाषा से संबंधित व्यवधान या संचार से संबंधित व्यवधान अर्थात मनोवैज्ञानिक समस्याएं, इस प्रकार की व्यक्तिगत बाधाएं आदि सम्मिलित हो सकती हैं। प्रबंधकों को इन बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए और संस्था में प्रभावी संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तरी पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प छांटना है। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, निर्देशन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है या निर्देशन नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, ये निर्देशन की विशेषता नहीं है, लेकिन क, ख और ग तीनों निर्देशन की विशेषताओं में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा, प्रबंधकीय संप्रेषण, आदेश की एकता या अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। तो अभिप्रेरणा ऐसा तत्व है जो कि निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, बाकी 3 निर्देशन के सिद्धांतों में शामिल हैं। निर्देशन के तत्वों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें से अनुचित पंक्ति का आपको चुनाव करना है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, नेतृत्व, अभिप्रेरक, अभिप्रेरणा या पर्यवेक्षण। तो इसका उत्तर है बच्चों अभिप्रेरक, ये है अनुचित पंक्ति। विख्यात मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मास्लो। उनके अनुसार अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित होती है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मानवीय जरूरतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित 4 उक्तियों में से असंगत पंक्ति पर आपने निशान लगाना है। 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प हमारे पास हैं।
आत्मसंतुष्टि आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं या आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं। तो इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ये असंगत पंक्ति है। मास्लो के अनुसार आत्मसंतुष्टि आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं और आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं, ये सिद्धांत अब्राहम मास्लो का दिया हुआ था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रोत्साहनों के अंतर्गत किनका उल्लेख या वर्णन नहीं मिलता? हमारे पास 4 विकल्प हैं, वेतन तथा भत्ता, लाभ में भागीदारी, वजीफा या स्टाइपेंड, बोनस। तो इसका सही उत्तर है वजीफा। वित्तीय प्रोत्साहनों के अंतर्गत वजीफा या स्टाइपेंड का वर्णन नहीं मिलता, बाकी तीनों का वर्णन होता है, अर्थात वेतन और भत्ता शामिल होते हैं, लाभ में भागीदारी शामिल होती है, बोनस भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, गैर वित्तीय प्रोत्साहनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता? पद प्रतिष्ठा या ओहदा, सांगठनिक वातावरण, पद संवर्धन या सेवानिवृत्ति। तो इसका उत्तर है बच्चों सेवानिवृत्ति। ये गैर वित्तीय प्रोत्साहनों में सम्मिलित नहीं होता। ऐसी कौन सी विशेषता नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आती? आपके पास 4 विकल्प हैं। नेतृत्व किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता रखता है, नेतृत्व कर्मचारियों का सशक्तिकरण करता है, ये व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, अथवा ये नेता और अनुयायियों के बीच पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। तो इसका उत्तर है कि नेतृत्व कर्मचारियों का सशक्तिकरण करता है। ये विशेषता नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आती, जबकि बाकी 3 विशेषताएं नेतृत्व के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। नेतृत्व की निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई है? नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है कि व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए एकत्रित होते हैं, खड़े होते हैं। जॉर्ज टेरी, हेरोल्ड कुंस, ग्लुएक या गे एंड स्ट्रैक। तो उक्त उक्ति जॉर्ज टेरी ने कही है। अगला प्रश्न है बच्चों, शोधकर्ताओं के द्वारा एक अच्छे नेता के कुछ गुण बताए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जिनमें से आपने अनुपयुक्त उत्तर पर निशान लगाना है। सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, अहंकारी, आत्मविश्वास या शारीरिक विशेषताएं। तो एक अच्छे नेता के गुणों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी होनी बहुत आवश्यक है, आत्मविश्वासी होना बहुत आवश्यक है, शारीरिक विशेषताएं भी होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसे अहंकारी कदापि नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर है अहंकारी। निम्नलिखित शैलियों में से नेतृत्व की कौन सी शैली तर्कसंगत नहीं है? तो इसके 4 विकल्प हमारे पास हैं, एकतंत्रीय, लोकतंत्रीय, संगठनात्मक या अबंधता। इसका सही उत्तर है संगठनात्मक। तो ये थे हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।